मेरा उस प्राइवेट स्कूल में जॉइनिंग का पहला दिन था। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि मुझे स्कूल में पढ़ाने का कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। ऊपर से बाकी जो टीचर्स थे वो थोड़े से घमंडी लग रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था जो मेरी किसी भी चीज़ में मदद कर सके। मुझे मेरा टाइम टेबल पकड़ा दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग ही मैं एक एक करके अपनी क्लास ले रही थी। लंच के बाद मेरे 2 पीरियड फ्री थे, इसलिए मैं स्टाफ रूम में आकर बैठ गई। तभी वहां पर एक और लड़की आई जो उस स्कूल में पहले से ही टीचर थी। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो वो समझ गई कि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ। वो तुरंत मेरे बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और मुस्कुराकर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम गीता है और उसने मुझे अपना नाम शांति बताया। वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। वहां पर जितने भी टीचर्स थे उनमें वो सबसे ज्यादा बातूनी और हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। कई बार काम के प्रेशर की वजह से जिसे देखो वही चिड़चिड़ा रहता था, या फिर टीचर्स आपस में कम ही बात करते थे। लेकिन बस एक वही थी जो किसी भी सीरियस सिचुएशन को बिल्कुल हल्के फुल्के माहौल में बदल देती थी। शुरू में मुझे उसकी ये आदत थोड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पसंद आने लगी, क्योंकि इस वजह से कई बार काम के प्रेशर में भी दिमाग बिल्कुल हल्का रहता था और हंसी मजाक करते हुए ही हम सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर लेते थे। चाहे फिर बच्चों की कॉपियां चेक करनी हो, क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो या फिर रिजल्ट तैयार करना हो। अब तो ऐसा हो गया था कि हम अपने फ्री पीरियड में अक्सर साथ बैठते थे और लंच भी साथ ही करते थे। अगर कभी मैं स्कूल पहले पहुंच जाती तो मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करती, और अगर वो पहले पहुंच जाती तो वो मेरा इंतज़ार करती। अगर स्कूल में कोई भी फंक्शन होता तो हम दोनों एक ही रंग की साड़ी पहनते। हर जगह हम दोनों साथ होते और इसी वजह से बाकी का स्टाफ हमें अक्सर कहता कि ये तो लगता है जैसे कि जुड़वा बहने हो। इस पर शांति हंसकर बोलती, हाँ सही कहा, हमारे माँ बाप ही अलग हैं, वरना तो हम एक ही हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होती। मुझे पहली बार कोई ऐसा दोस्त मिला था जिसके साथ इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि कॉलेज तक की पढ़ाई में और स्कूल के दिनों में भी मुझे कभी कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं मिला। एक दिन लंच के बाद हम दोनों का ही फ्री पीरियड था। शांति मुझसे बोली, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो और मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम्हारी शादी कहीं और पर हो जाएगी और मेरी कहीं और, तो फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं उदास हो गई और चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोली, क्यों ना हम लोग इस दोस्ती के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल दें? बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है। मैंने कहा, शांति, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तो वो जोर से हंसते हुए बोली, अरे मेरा एक भाई है, अगर सोचो तुम्हारी उससे शादी हो जाए तो मजा ही आ जाए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा शर्मा गई और घबराकर बोली, पागल हो गई हो क्या? ये कोई मजाक की बात है? वो तुरंत गंभीर होकर बोली, अरे नहीं यार, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। अगर तुम मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ जाओगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। सोचो, हम एक साथ एक ही घर में रहेंगे, पूरा दिन हंसते खेलते कब बीत जाएगा हमें तो पता ही नहीं चलेगा। हम साथ में बाजार जाएंगे, रात को भी एक साथ छत पर बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। मैंने कहा, अच्छा, और फिर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब? तो वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे तब की तब देखी जाएगी ना, लेकिन जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक तो हम साथ रहेंगे ना। और फिर मेरी शादी के बाद भी मैं तुमसे जब चाहूं तब मिलने आ सकूंगी, आखिर वो मेरा मायका होगा। वैसे भी तुम मुझसे 3 साल बड़ी हो तो पहले शादी तो तुम्हारी ही होगी, मेरी शादी में तो अभी वक्त है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ बोल ना पाई, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी ये बात मुझे अंदर ही अंदर खुशी भी दे रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि ना जाने उसके घर का माहौल कैसा होगा। मैंने उससे कहा कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो फिर तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। ये सुनते ही उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो फिर ठीक है, अब मैं इस बारे में अपने घर में बात करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम ही मेरी भाभी बनो। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि शांति अपने घर वालों के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आ गई।
मेरे घर पर भी सबको ये रिश्ता पसंद आया, क्योंकि मेरे परिवार को जैसा लड़का चाहिए था, शांति का भाई बिल्कुल वैसा ही था। और इसीलिए सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। चट मंगनी पट ब्याह। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। शादी की तैयारी के दौरान मैं और शांति घंटों अपने कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और ना जाने कितनी तरह की शॉपिंग को लेकर खूब बातें करते। और कई बार मार्केट जाते हमने डिसाइड किया कि हम हर एक फंक्शन पर किस तरह की ड्रेस पहनेंगे। सच कहूँ तो वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हम दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और इसीलिए कई बार हमारे रिश्तेदार जब हमें साथ में इस तरह देखते तो कहते कि भाभी और ननद में देखो कितना प्यार है। जिस दिन शादी थी उस दिन मुझे सुबह से ही एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। शायद ऐसा हर दुल्हन के साथ होता होगा, क्योंकि नए घर के नए लोग, सब कुछ कैसे एडजस्ट होगा, ये सब सोच सोच कर मन घबरा रहा था। बारात आई तो शांति तुरंत दौड़ते हुए मेरे पास आ गई। उसने देखा कि मैं घबराई हुई हूँ तो वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम तो आज किसी परी से कम नहीं लग रही हो। सच में सबसे खूबसूरत लग रही हो। और अपने चेहरे से ये घबराहट हटाओ और एक लंबी सी मुस्कान लेकर आओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने उससे कहा कि सच में ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वो कहने लगी, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे देखना हम दोनों कैसे एक साथ अपने घर में खूब खुश रहेंगे। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो हजारों उम्मीदें मेरे दिल में थीं। मैंने सोचा कि शांति जैसी सहेली जब मेरे साथ है तो फिर ससुराल में एडजस्ट करने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं होगी। पर विदाई के बाद मैंने वहाँ का जो माहौल देखा उसमें मुझे अजीब सी उलझन और ना जाने कितने सारे सवाल दिख रहे थे। मेरी जेठानियाँ भी बहुत तेज तर्रार किस्म की थी और वो अपनी तीखी नज़रों से मुझे बार बार परख रही थी। कोई कहता कि ये तो बड़ी ही नाजुक कली लग रही हैं, ये भला घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगी। सास हमारी बड़ी तारीफ कर रही थी कि मेरी नई बहू तो बहुत जिम्मेदार होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सबकी उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। उन सबकी बातें मुझे डरा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वक्त के साथ जो लोग आज मुझ में कमियां ढूंढ रहे हैं, कल वही लोग मेरी तारीफ भी करेंगे। शांति ने मेरे चेहरे की परेशानी पढ़ ली थी और इसीलिए वो मेरे पास आकर बैठी और उसने मेरे कान में धीरे से कहा, डरो मत गीता, तुम्हारे साथ मैं हूं ना। बड़ी भाभीयों की तो आदत ही ऐसी है। मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन सच तो ये था कि मैं अंदर से बहुत घबरा रही थी। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। वो कहने लगे, सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे मिली। मैंने कहा कि ये सब सिर्फ शांति की वजह से हुआ है। वो कहने लगे कि वो तो बहुत ही जिद्दी है, एक बार जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। अगले दिन से ही मैंने घर की जिम्मेदारियां एक एक करके अपने कंधों पर लेना शुरू कर दिया था। मुझे लगा था कि मैं जब सब कुछ अच्छे से संभालूंगी तो मेरे लिए सब आसान रहेगा। इसी वजह से तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपने घर गृहस्थी को ही देखना था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मुझे समझ आ रहा था कि मैं जितना इस बात को आसान समझ रही थी ये उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घर में हर वक्त कलेश मचा रहता था। हर छोटी बात को बड़ा बनाकर बहस होती। जेठानियां कभी सास से झगड़ा करती तो कभी आपस में ही लड़ती रहती। मेरी सास भी कुछ कम नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे ये घर नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है, जहां सबको इस बात की होड़ मची है कि हमें ही जीतना है, जैसे कि जीतने वाले को कोई इनाम मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग एक दूसरे के प्रति अपने दिलों में इतना जहर भरकर एक ही छत के नीचे आकर रह कैसे लेते हैं। उन सबकी रोज रोज की चीखने, चिल्लाने और तंज भरी बातों से मैं जब भी परेशान होती तो शांति के पास जाकर कहती कि ये सब ऐसे क्यों हैं, तो वो जोर से हंसकर कहने लगती, अरे ये तो इन सब की आदत ही है, तुम भी इन सब की आदत डालो, ये तो यहाँ का रोज का ही है। इसे ऐसा समझो कि जैसे कोई सीरियल चल रहा है बस, और चुपचाप अपना काम करो। मुझे लगा कि वो ठीक ही कह रही है। मैं बिना बात इन लोगों की बातों को लेकर सोच सोच कर अपना दिमाग खराब करती हूँ, जबकि उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। फालतू में मुझे टेंशन होती है, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा बहुत उलझन होती थी। मैं कितना भी अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करूं,
फिर भी मुझे ऐसा लगता कि पता नहीं मेरी जिंदगी में पहले जैसा सुकून रहेगा भी या नहीं। तकरीबन 1 महीना इसी तरह की खींचातानी में निकल गया। एक दिन जब मम्मी का फोन आया तो बात करते हुए मेरा गला भर आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता था कि शादी के बाद मैं और भी ज्यादा खुश रहूंगी और अपने घर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना दूंगी, लेकिन मैंने जो भी सोचा था उसमें से मैं कोई भी चीज नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी मुझसे बोली, हिम्मत रखो बेटा, शादी की शुरुआत में कई बार ऐसा होता है, कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो दुनियादारी है। जैसे जैसे समय बीतेगा सब कुछ अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा और तुम्हें ठीक लगने लगेगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई, पर सच कहूँ तो मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। एक दिन जब मैं चाय लेकर शांति के कमरे में गई तो वो मुझसे कहने लगी, देखा, मैंने तुमसे बोला था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने उससे कहा कि शांति, दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों ही बहुत अलग चीज़ें होती हैं। दोस्ती हमें खुशियाँ देती है, जो दिल चाहे वो कहने, सुनने और करने की आज़ादी देती है, लेकिन जब हम किसी रिश्ते में बन जाते हैं तो वहाँ हर कदम पर एक नई परीक्षा हमारा इंतज़ार करती है। ये सुनते ही शांति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, तो फिर कोई बात नहीं, इस परीक्षा को हम दोनों मिलकर पास करेंगे। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल को समझाया कि मैं फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कभी कभी सिर्फ किसी एक की कोशिश से सब कुछ बेहतर नहीं होता। अगर आप किसी घर में रहते हैं तो वहाँ चीज़ों को बेहतर करने के लिए सबकी कोशिश मायने रखती है। जैसे जैसे दिन बीते शांति का व्यवहार भी अजीब सा होने लगा। अब तो वो कई बार मेरे कमरे में बिना किसी इजाज़त के यूं ही जब मन होता तब आ जाती थी। कई बार मैं अपने पति के साथ रात में बैठकर आराम से बात कर रही होती थी तो वो ऐसे ही दरवाज़ा खोलकर बेधड़क अंदर आ जाती और कहती, भाभी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं, हम दोनों खूब बातें करेंगे। मैं भी उसे फिर वहीं अपने पास बैठा लेती, लेकिन मुझे एक अजीब सी उलझन होती, क्योंकि उसकी इस आदत की वजह से मैं अपने पति से ठीक से बात ही नहीं कर पाती थी। पूरा दिन तो वो बाहर काम की वजह से ही बिजी रहते थे। रात को ही हमें साथ में थोड़ा बहुत वक्त मिलता था, लेकिन उसमें भी अक्सर शांति आकर हमारे कमरे में बैठ जाती और फिर तो मेरे पति भी उससे लंबी लंबी बातें करने लगते। वो लोग अपने पुराने स्कूल और कॉलेज के किस्से दोहराते रहते और मैं चुपचाप सुनती रहती। मैं खुद को समझाती कि वो मेरे पति की बहन है तो ये सब एक साधारण सी बात है, लेकिन ये सब अब रोज होने लगा था। एक दिन मैंने अपने पति से शिकायत करते हुए कहा कि कभी कभी हमें एक दूसरे के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। शांति हर रोज ही हमारे साथ आकर बैठ जाती है, मैं आपसे तो कोई बात कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे ये सब अजीब सा लगता है। इस पर मेरे पति ने कहा कि वो मेरी लाडली बहन है, तुम उसकी किसी भी बात को अपने दिल पर मत लिया करो। मैंने धीरे से ठीक है कह दिया। जब मेरे पति ने मेरा मुंह लटका हुआ देखा तो बोले, देखो, तुम उदास मत हो, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने आगे से कोई भी ख्याल नहीं रखा, बस मेरा दिल बहलाने के लिए मुझसे ऐसा कह दिया। एक शाम जब मैं अपने पति के धुले हुए कपड़े प्रेस कर रही थी तभी शांति कमरे में आई और बोली, भाभी, कल मैं किसी दूसरे स्कूल में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। वहाँ मुझे उम्मीद है कि मेरी सैलरी थोड़ी और बेहतर हो जाएगी, पर वहाँ पर वो लोग पहले टेस्ट लेंगे, इसीलिए मुझे आप थोड़ी सी तैयारी करवा दो। मैंने उसकी बुक्स हाथ में ले ली और फिर उसे तैयारी में मदद करने लगी। इस बीच अचानक से वो कहने लगी, अच्छा ये बताओ, मेरा भाई तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा कि वो मेरे पति हैं तो मुझे अच्छे ही लगेंगे ना। इस पर वो बोली कि तुम्हें पता है वो बहुत जिद्दी है, भले ही वो मुझसे बड़ा है लेकिन बचपन में भी मुझे जो चीज़ पसंद आती थी उसे वही चीज़ अपने लिए चाहिए होती थी। अब देखो ना, तुम मुझे पसंद आई थी, इसीलिए तो मेरी तुमसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसने तुम्हें मुझसे भी छीन लिया। ये कहकर वो हंसी तो सही, लेकिन उसकी आंखों में मुझे कुछ और ही दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शांति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन मेरी बुआ सास आई। मैं उनके लिए किचन में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और मेरी जेठानियाँ उनके पास बैठकर बातें कर रही थी। जब मैं चाय नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो एक जेठानी कहने लगी, ये है आपकी नई बहू,
लेकिन ये ज्यादा घर का काम काज नहीं जानती हैं, बस शकल सूरत से अच्छी दिखती हैं, इसीलिए देवर जी ब्याह कर ले आए हैं। शांति ने जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत बोली कि हाँ वो तो है, लेकिन गीता भाभी दिल की बहुत साफ हैं। देखा जाए तो शांति ने मेरी तारीफ तो की थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ताना दे रही हो। पर मैं उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कह पाई। अंदर ही अंदर मुझे घुटन सी हो रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं माँ को फोन करूं और बोलूं कि यहाँ का माहौल बहुत अजीब सा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं 1-2 महीने के लिए आपके पास चली आऊं। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि अगर मैं माँ से ये सब कहूंगी तो वो बेकार में ही परेशान हो जाएंगी। एक दिन शाम को जब मेरे पति ऑफिस से आए तो 5 मिनट बाद ही वो कहीं चले गए। मैं उस वक्त किचन में थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो कहाँ गए हैं। जब काफी रात को वो लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे। तो कहने लगे कि वो शांति की एक सहेली का बर्थडे था, मैं उसके साथ ही उसके घर गया था। ये सुनकर मैं चुप हो गई, पर मेरे दिल में सवाल उठने लगा कि शांति अगर चाहती तो मुझे भी अपनी सहेली के घर लेकर जा सकती थी ना। लेकिन मेरी मौजूदगी की तो किसी को पड़ी ही नहीं थी। दिवाली आने वाली थी, इसलिए घर की साफ सफाई का काम मुझे सौंप दिया गया। लेकिन उस दिन मेरी जेठानियों ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं सिर्फ सफाई करने का नाटक कर रही हूँ, जबकि मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं करती हूँ। वो मेरी सास को बुला बुला कर हर एक कोना दिखाने लगी कि ये देखो, यहाँ पर अभी भी धूल दिख रही है। सारा दिन काम तो हम दोनों ही अच्छे से करती हैं, ये नई बहू तो बस काम करने का ड्रामा करती है। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो आए दिन ऐसे ही बखेड़ा खड़ा करती थी। लेकिन शांति की बात ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। वो भी कहने लगी, मम्मी आपको ही अब छोटी भाभी को समझाना होगा कि वो घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, वरना ऐसे तो उनकी वजह से आए दिन घर का माहौल खराब होता रहेगा। मैं सोचने लगी कि घर का माहौल मेरी वजह से खराब होता है या इन लोगों की वजह से। झगड़ा तो ये लोग खड़ा करते हैं और इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। और फिर इस घर में शादी करने का दबाव तो शांति ने ही मुझ पर बनाया था ना, और आज वही मुझ में कमियां निकाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहती क्या थी। अगर कभी मेरे पति मेरे साथ कहीं बाहर रात को मूवी देखने या फिर डिनर करने का प्लान बनाते तो शांति हमें अकेले कहीं नहीं जाने देती। वो हमेशा हमारे साथ चल देती। मैं मन ही मन कुड़कर रह जाती कि वो कभी भी हमें थोड़ा सा भी वक्त अकेले क्यों नहीं देती। अगर कभी समय निकालकर वो मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाते तो वहाँ भी शांति हमारे साथ ही होती। मैं अगर किसी एक चीज को पसंद करती तो शांति अपने लिए 2-3 चीजें आगे बढ़कर ले लेती। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल थी, और ऐसे में अक्सर शांति हम दोनों पति पत्नी के बीच में ही बैठती थी। मुझे ये सब अब बहुत ही अजीब लगने लगा था। जब ये चीज कई बार हुई तो एक दिन मैंने कह दिया कि क्या जरूरी है कि शांति हमेशा हमारे बीच में ही बैठे। इस पर मेरे पति कहने लगे, अरे वो तो बचपन से ही ऐसी है, तुम क्यों बिना बात छोटी छोटी बातों को बढ़ाती रहती हो। मैं फिर कुछ नहीं बोली, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल में हर वक्त कुछ ना कुछ चुभता रहता। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था और मम्मी पापा ने मुझे और मेरे पति को घर पर बुलाया था। मेरे ससुराल में तो किसी ने भी मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी जहां सिर्फ हम 3-4 लोग ही थे। मैंने सोचा कि आज रात को मैं अपने पति के साथ कैंडल लाइट डिनर करूंगी। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली और ना जाने कितने हसीन सपने देखने लगी कि हम खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जिस वक्त हम दोनों घर से निकल रहे थे उस वक्त शांति स्कूल गई हुई थी। मैं खुश थी कि वो इस वक्त घर पर नहीं है, वरना वो शायद यहाँ भी हमारे साथ ही चल देती। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मम्मी पापा ने केक मंगवाया हुआ था। जैसे ही मैं केक काटने वाली थी कि तभी शांति वहां आ गई, जिसे देखकर मैं ना चाहते हुए भी परेशान हो गई। पर बाकी सब लोग खुश थे। फिर मैंने खुद को समझाया कि मेरा जन्मदिन है और वो मेरी नंद है, तो अगर वो शामिल हो भी गई तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब वो रात को मेरे घर पर ही रुक गई और उसने जिद की कि वो मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहेगी। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
मेरे पति ने भी कुछ नहीं कहा। मेरा पूरा प्लान उसने खराब करके रख दिया था। 2 दिन बाद जब मैं अपने ससुराल वापस लौटी तो मैंने इस बारे में अपने पति से साफ साफ शब्दों में शिकायत की। मेरा गुस्सा देखकर उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि वो इस बारे में शांति से बात करेंगे। मुझे लगा कि शायद अब तो कम से कम सब ठीक होगा। लेकिन अगली सुबह शांति सबके सामने बोली कि गीता भाभी को लगता है कि मैं उनके और भैया के बीच में आ गई हूँ। मुझे उनके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही मैं एकदम से घबरा गई। मेरी सास तुरंत बोलने लगी, ये सब ऐसी ही होती हैं, इन्हें अपनी नंदें बर्दाश्त ही नहीं होती। ऐसी लड़कियों को ससुराल वाले नहीं, बस सिर्फ अपना पति ही चाहिए होता है। यही सब सोचकर तो ये अपने घर से शादी करके आती हैं ताकि घर वालों के बीच में दरार डाल सकें। मैं ये सब सुनकर हैरान थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान इस बात पर थी कि इस दौरान मेरा पति चुपचाप बैठा रहा। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी गलती क्या है। इसके बाद से तो शांति का व्यवहार और भी ज्यादा बुरा हो गया था। वह हर छोटी छोटी बात पर मुझे ताने देती। जब मैं किचन में खाना बनाती तो मेरे खाने में वो 50 तरह की कमियां निकालती। अगर मैं उससे कहती कि मैं कर लूंगी तो मेरी सास तुरंत मुझे टोकती कि तुम्हें अगर इतनी ही अकल होती तो तुम्हें टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस घर की बेटी है और इसे इस घर के सदस्यों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है। ये सुनकर मैं चुप हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत दुख होता। शांति ने जैसे अब उस घर में मुझे अकेला कर देने के लिए घर के बाकी सदस्यों को भी मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। वो मेरी बाकी जेठानियों को भड़काती कि मैं तो बस थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ, बाकी का काम तो उन लोगों को करना पड़ता है। ये सुनते ही वे भी गुस्से में कहने लगती कि हाँ, सारी जिम्मेदारी हम उठाते हैं और ये आराम से बैठी रहती है। जबकि सच ये था कि मैं भी हर वक्त काम करती थी, लेकिन मेरी मेहनत तो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन मैंने अपने पति से फिर से शिकायत की कि शांति मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। अरे वो छोटी है, कभी कभी ज्यादा बोल देती है। मैं मन में सोचने लगी कि अब वो इतनी भी छोटी नहीं रही कि उसके दिल में जो आए वो मुझसे कह दे। मेरी जिंदगी अब हर बीतते दिन के साथ मुश्किल होती जा रही थी। शांति जो कभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। उसका व्यवहार मुझे हर रोज अंदर से तोड़ता था। जब देखो तब शांति अपनी साजिश का जाल मेरे लिए बुनती रहती। अगर मैं कभी खुश होकर बाजार से अपने लिए कोई नया कपड़ा लाती तो वो उस पर भी ताना मारती कि ये रंग आप पर बिल्कुल भी नहीं खिलता। अगर मैं कभी हंसकर अपने पति से बात करती तो वो तुरंत टोकने लगती कि इतनी जोर जोर से क्यों हंसती हो, आखिर ऐसी भी क्या खुशी मिल गई है तुम्हें? तुम इस घर की बहू हो और इतनी जोर से हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझे सबके सामने शर्मिंदा करती। मेरे दिल में आता कि मैं ये सब अपने माँ बाप को बताऊं, लेकिन फिर उन्हें दुख न पहुंचे ये सोचकर मैं चुप रह जाती, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उनसे शिकायत करूंगी भी तो वो लोग मुझे ही समझाएंगे कि वो तुम्हारा ससुराल है और ससुराल में अक्सर लड़कियों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शादी के बाद के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जिन्हें बड़ी सावधानी से संभालना पड़ता है। इस दौरान मैं अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगी थी, लेकिन तभी एक खुशखबरी ने मेरी जिंदगी में दस्तक दी। मैं माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरा अपना बच्चा इस दुनिया में आएगा और कोई तो होगा जिसके साथ मैं हर वक्त अपनापन महसूस करूंगी। जब मैंने ये खबर अपने पति को दी तो वो भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगी कि काश वो हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाएं, लेकिन ये सब देखकर शांति मुझे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगी। एक दिन वो कमरे में आई और बोली, ये तो बहुत अच्छा है, अब तो आपको काम ना करने का बहाना मिल गया। अब तो सारे काम हम लोगों को ही करने पड़ेंगे। मैंने धीरे से कहा कि जो कुछ मैं कर पाऊंगी वो करती रहूंगी। वो कहने लगी, अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मैं माँ को बोल दूंगी कि अब आपको ज्यादा काम न दिया जाए। जबकि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मेरी सास ने मुझे और ज्यादा काम बता दिए। अगर मैं जरा सी भी देर कर देती तो वो तुरंत जोर जोर से आवाज देने लगती कि अभी से ही आराम करने लगी, अभी से ही बहाने बनाने शुरू कर दिए, अरे अभी तो शुरुआत के ही दिन हैं। इधर शांति की भी शादी तय हो गई थी और उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी।
उसको दिए जाने वाले सामान की शॉपिंग भी धीरे धीरे की जाने लगी थी। उसे सब कुछ नया दिलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी नज़र मेरे सामान पर ही रहती थी। एक दिन वो कमरे में आई और मेरी अलमारी खोलकर बोली, आपकी ये साड़ी सबसे खूबसूरत है। मैं शादी के बाद पहले दिन यही पहनूंगी, तो सब लोग मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। मैंने देखा तो वो मेरी फेवरेट साड़ी थी और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो कहने लगी, आप दूसरी खरीद लेना। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो मेरी एक जोड़ी पायल और मेरे कुछ नए कंगन भी लेकर चली गई। जब मैंने अपनी सास से इस बारे में कहा तो वो कहने लगी कि उसकी नई नई शादी है और इस वक्त उसे नए सामान की ज़्यादा ज़रूरत है। नई दुल्हन को सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। मैंने धीरे से कहा कि लेकिन ये सब कुछ तो मेरा है। इस पर सास तुरंत बोली कि ये सब इस घर का है और इस घर की हर चीज़ घर की बेटी की ही होगी। मैं सोचने लगी कि फिर मेरी अपनी पहचान कहाँ है। जो भी चीज़ है मुझे मेरे माँ बाप ने दी थी और वो भी मुझसे एक एक करके वापस ली जा रही थी। लेकिन फिर भी मैं चुप रही। मुझे लगा कि शायद शांति की शादी हो जाएगी तो कम से कम तब तो मेरी जिंदगी में सुकून होगा। अब तो मेरी सास भी बढ़ चढ़कर हर समय शांति का साथ दे रही थी। एक दिन जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे जेवरों के कुछ बॉक्स खुले पड़े थे और उनमें से जेवर गायब थे। जब मैंने अपने पति से कहा तो वो टाल मटोल करते हुए बात इधर उधर करने लगे। जब मैंने थोड़ा दबाव डाला तो बोले कि वो सब शांति के दहेज में शामिल कर दिया है। मैं तो हैरान होकर उन्हें देखती रह गई, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि अब मेरे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। घर में तैयारियां हो रही थी, फंक्शन चल रहे थे और मेहमान भी आ रहे थे, लेकिन शांति का ध्यान हर वक्त सिर्फ मेरी बुराई करने में ही रहता था। वो मेहमानों के सामने भी कहती कि भाभी तो इतनी नाजुक हैं कि बस अभी से ही थक जाने का ड्रामा करती रहती हैं। ये सुनकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते और मैं उदास हो जाती। एक दिन वो कहने लगी कि भाभी का जब बच्चा हो जाएगा तो उसका सारा खर्च भी हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी खुशी उन लोगों के लिए बोझ बन गई हो। फिर शांति की शादी हो गई। मुझे लगा कि अब मुझे चैन मिलेगा, लेकिन वो फ़ोन करके अपनी माँ के कान मेरे खिलाफ भरती रहती। मैं हैरान थी कि शादी के बाद भी उसे सुकून नहीं है। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझसे कोई दुश्मनी ठान ली हो। प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत थकान और कमज़ोरी महसूस होती थी, मगर फिर भी घर के काम से मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने सास से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, तो वो तुरंत बोली कि तुम बस हर वक्त बहाने ही बनाती हो, ऐसे तो घर नहीं चल पाएगा। जबकि शांति की शादी के समय मैंने घर में अपनी क्षमता के हिसाब से भी ज़्यादा काम किया था। मेहमानों की आओ भगत करना, घर संभालना, इतना सारा खाना बनाना, सब कुछ मैंने खुद किया था, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ भी दिखाई ही नहीं देता था। एक दिन मैं किचन में कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी कि तभी मैंने अंदर से सास की आवाज़ सुनी। वो शांति से ही बात कर रही थी, फ़ोन स्पीकर पर था। वो बोली कि गीता भाभी को बहुत ज़्यादा आराम की आदत मत पड़ने देना, वरना उनके नखरे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी सास तुरंत बोली कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसे तो मैं हर वक्त अपने काबू में रखूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन भला मैं कर भी क्या सकती थी। कुछ हफ्ते गुजरे तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक सुबह जब मैं काम कर रही थी तो मुझे चक्कर आ गया। मेरे हाथ से सामान गिरा तो उसकी आवाज़ सुनकर सब भाग कर आ गए। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बैठ रही थी। सास चिल्लाकर बोली कि क्या ड्रामा लगा रखा है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा कि माँ जी, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में चक्कर आ रहा है। लेकिन किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आया। और तो और मेरा पति भी गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगा कि तुम कब तक इतनी नाजुक बनकर घूमोगी। एक दिन शाम को फिर से मेरे पेट में अचानक से तेज दर्द उठा। मैंने अपनी सास को आवाज़ दी और कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे हमदर्दी देने की जगह सास जोर से बोली कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर तुम्हारी तरह कोई ड्रामा नहीं किया। पर जब मैंने उनसे बहुत हाथ पैर जोड़े तो वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। मेरा चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर के पास से लौटने के बाद एक नई मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो डॉक्टर मेरी सास की पहचान की थी
और उन्होंने मेरी सास को बता दिया कि मुझे बेटी होने वाली है। ये बात उन्होंने मेरे पति को बताई और उसे खूब भड़काया। जब मैं बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी तो मेरा पति कमरे में आया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। वो चिल्लाकर बोला कि कब तक ये ड्रामा करोगी? मैं रोते हुए बोली कि देखिए, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में प्रॉब्लम होती है। तो वो कहने लगा कि मुझे बेटा चाहिए था, लेकिन तुम तो बेटी दे रही हो। ये सुनकर मैं दंग रह गई। तभी मेरी सास बाहर से चिल्लाकर बोली कि अरे बेटा, अभी भी वक्त है, तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हो, वरना सारी जिंदगी बस बोझ उठाते रह जाओगे। ये सुनकर मेरा मन किया कि मैं वहां से चली जाऊं। मेरा पति मुझसे झगड़ा करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इस सब में मेरी ही कोई गलती हो। मुझे भी गुस्सा आ गया क्योंकि मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर चली जाती हूँ। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तभी मेरे पति ने मेरी टांग के आगे अपनी टांग अड़ा दी और मैं सीधा पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। मुझे इतनी तेज दर्द उठा कि मैं तड़पने लगी और फिर पता ही नहीं चला कि कब मैं बेहोश हो गई। आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे अपना शरीर बहुत भारी सा लग रहा था और पेट में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने उनसे कांपती आवाज में पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे वो खबर बताई जिसे सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने अपना बच्चा खो दिया था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, जबकि मेरे पति के चेहरे पर खुशी की चमक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। मैंने नर्स को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि प्लीज़ सच सच बताइए। तो वो कहने लगी कि हमें भी बहुत दुख है, लेकिन यही सच है। मेरा पति तुरंत मेरे पास आया और बोला कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। मैंने उससे कहा कि ये सब अच्छा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया और तुम कहते हो कि अच्छा है। तो वो मेरा मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा और बोला कि हाँ, अच्छा ही है, क्योंकि बेटियां सिर्फ मुसीबत लाती हैं। अगले दिन मैं घर वापस लौट आई। मुझे अभी भी बहुत कमजोरी लग रही थी। घर पहुंची तो देखा सास बहुत खुश थी, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मैंने रोते हुए कहा कि माँ जी, आपने ये सब क्यों किया? तो वो कहने लगी कि हमने कुछ भी नहीं किया है, भगवान ने जो तुम्हारी किस्मत में लिख रखा है बस वही हुआ है। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, बेटियों के लिए रोने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने मन में सोचा कि इन्हें अपनी बेटी तो इतनी प्यारी है, लेकिन मेरी बच्ची के लिए ये ऐसा कैसे बोल सकती हैं। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि अब तुम ही मेरे लिए सही इंसाफ करना। मैंने गुस्से से उन सब की तरफ देखा और कहा कि भगवान सब कुछ देख रहा है, और देखना, आप लोगों के कर्मों की सजा आप सबको जरूर मिलेगी। इस पर सास मुझसे बोली कि फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं बागी हो चुकी थी। मैंने कहा कि ये कोई बकवास नहीं है, ये एक माँ का दुख है जो तुम्हारे जैसे बेदर्द लोग कभी नहीं समझ सकते। मेरे पति ने जब मुझे इस तरह बोलते हुए देखा तो वो मुझे खींचकर कमरे में ले गया और चिल्लाकर बोला कि अपनी जुबान दोबारा हमारे सामने खोलने की हिम्मत मत करना। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इन सबको सबक जरूर सिखाना। मेरी हालत जब मोहल्ले की औरतों को पता चली तो वो मुझसे मिलने के लिए आईं, लेकिन सास ने खुशी खुशी उन्हें बताया कि एक मुसीबत ही टल गई है, जबकि वो औरतें तो अफसोस जता रही थी। पर मेरी सास ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ये सब सुनती रही और आंसू बहाती रही। शाम को जब मेरा पति काम से लौटा तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें जरा भी दया नहीं है, तुमने अपने ही बच्चे के साथ ये सब किया। तो वो कहने लगा कि देखो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरा दिमाग और खराब मत करो। मैंने उससे कहा कि देखना, तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। वो गुस्से में बोला कि कमजोर लोग अपने किए पर पछताते हैं और मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं उस घर में एक कैदी की तरह रह रही थी। वो लोग हर वक्त मेरे सिर पर ही सवार रहते थे। मैं जरा सी भी किसी काम में देरी कर देती तो वो हल्ला मचा देते, जबकि वो मुझे इतना भी मौका नहीं दे रहे थे कि मैं अपने दुख से उभर पाऊं। जब से मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी, ऐसा लगता था जैसे मेरा वजूद बिल्कुल खाली हो चुका है। हर एक पल मुझे मेरे बच्चे की याद दिलाता था। एक दिन मैंने सास को शांति से खुश होकर तेज आवाज में बातें करते सुना कि
जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही आंसू बहाएगी। मेरे कानों में ये शब्द किसी गर्म लावे की तरह उतर रहे थे। मुझे लगने लगा कि हो ना हो, जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे शांति का ही हाथ है। वो दोस्त जिसके साथ मैं कभी बहुत खुश थी, जो मेरे साथ हर पल रहने की खुशी जताती थी, आज मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर खुशी महसूस कर रही थी। मैं सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी पागल थी। मैंने दोस्त पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मैंने भगवान से कहा कि मैं जो गलती कर चुकी हूँ उसे अब सुधार नहीं सकती, लेकिन अब तुम मुझे इंसाफ जरूर देना। रोज रात मैं देर तक रोती रहती थी, जिस वजह से मेरी आंखें बहुत सूज चुकी थीं। मेरी नींद भी बहुत कम हो गई थी। ऐसे ही एक रात आई जब अचानक से आधी रात को घर में शोर मच गया। मैं चौंक गई। मैंने देखा कि मेरी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी, शांति गिर गई, शांति। उस वक्त हमारे घर में आई हुई थी। मैं बाहर निकली तो देखा कि सास बोल रही थी, जल्दी करो, इसे उठाओ। सब लोग बस खड़े थे और शांति बेहोश पड़ी थी। मेरे पति ने तुरंत घबराए हुए अंदाज में पड़ोस से गाड़ी मंगवाई और फिर जल्दी से शांति को लेकर हॉस्पिटल निकल गए। मैं दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। मेरे दिल में अजीब सी उलझन थी। मेरे मन में सवाल उठने लगा कि क्या ये वही इंसाफ है जिसकी मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर शांति को तुरंत इमरजेंसी में ले गए। सास बुरी तरह से रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बेटी को कुछ भी ना हो। मैं भी पीछे से हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं सोचने लगी कि सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। कल तक यही लोग फोन पर मेरी बर्बादी की खुशियां मना रहे थे और आज खुद दुख के रास्ते पर खड़े हैं। डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए तो उन्होंने गंभीर अंदाज में कहा कि ये प्रेग्नेंट थी, मगर गिर जाने की वजह से इनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही सास जोर जोर से रोने लगी, मेरी बेटी का बच्चा, हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे पति ने भी दुख से सिर पकड़ लिया, पर मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरे दिल में एक अजीब सा भारीपन था। डॉक्टर ने कहा कि एक और बहुत बुरी खबर है, इस हादसे की वजह से अब ये कभी भी मां नहीं बन सकेंगी। ये सुनते ही जैसे सास पर आसमान टूट पड़ा। शांति के पति और ससुराल वालों को भी बुला लिया गया। जब वो आए तो उन्होंने उदास अंदाज में शांति को देखा, लेकिन जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। वो कहने लगे, मैंने सोचा था कि तुम मेरे घर की खुशियां बढ़ाओगी, लेकिन अब तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मेरी सास रोते हुए बोली, दामाद जी, ऐसी बात मत कहिए। मगर शांति के पति ने ठंडे अंदाज में कहा कि मैं अब ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए मैं इसे तलाक दूंगा। वो पल ऐसा था कि जैसे मेरे दिल का बोझ एकदम से हल्का हो गया, पर कहीं ना कहीं मुझे शांति के लिए थोड़ा सा दुख भी महसूस हो रहा था। वो शांति जिसने मेरा सब कुछ छीना, आज खुद खाली हाथ रह गई थी। एक हफ्ते बाद शांति को तलाक के कागज घर पर भिजवा दिए गए। घर में बिल्कुल मातम पसरा हुआ था। सास हर वक्त बैठी रोती रहती थी। अब वो किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरा पति भी बिल्कुल चुप हो गया था। मैं सब कुछ शांति से देख रही थी और सोचती थी कि भगवान, ये तुम्हारा ही इंसाफ है। शांति की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अब वो जब भी मुझे देखती तो फूट फूट कर रोने लगती और बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना। मैंने मम्मी को भी तुम्हारे खिलाफ खूब भड़काया और भाई के भी कान भरे, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो किया, भगवान ने मुझे वही सब वापस कर दिया। अब मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे गले से लगा लूं। मेरा दिल जैसे दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा कुछ और कहता था और दूसरा हिस्सा कुछ और। एक हिस्सा कहता था कि शांति वही है जिसने तुम्हें बर्बाद किया, लेकिन मेरे अंदर की इंसानियत कहती थी कि ये एक ऐसी औरत है जो पूरी तरह टूट चुकी है। मैंने अचानक आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। सास ने ये सब देखा तो रोकर बोली, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया। मैंने कहा कि मैंने भगवान से इंसाफ मांगा था और उन्होंने इंसाफ कर दिया। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। सास हमेशा खामोश रहने लगी। पति भी अब मुझसे नजरें मिलाने से बचता था, लेकिन मेरे दिल का बोझ अभी भी हल्का नहीं हुआ था। मैं भगवान से रोज कहती कि आपने इंसाफ तो किया, लेकिन मेरे दिल के जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे। एक रात मैंने शांति को कमरे में रोते देखा तो मैं उसे तसल्ली देने पहुंची। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली,
अगर आप मेरा सहारा ना बनती तो मैं तो पागल हो जाती। मुझे तो लगा था कि आप भी मुझे ठुकरा देंगी। मैंने कहा, शांति, तुमने जो किया वो तुम्हारी सोच थी, लेकिन भगवान ने जो किया वो तुम्हारे किए का अंजाम है। ये सुनकर वो दोबारा रोने लगी और बोली कि मैं अपनी गलती कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पति ने भी अपनी गलती दिल से मान ली और अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा है। शांति भी हर वक्त अफसोस में डूबी रहती है। सास के चेहरे पर भी पछतावा साफ दिखाई देता है। दिन, महीने और साल गुजरते जा रहे हैं, मगर मेरे दिल का जख्म आज भी ताजा है। मैं उन सबके साथ रह रही हूँ, पर दिल से उन्हें माफ नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मेरा पति मुझसे अच्छे से बात करता है तो मेरी आंखों के सामने वही पल आ जाता है जब उसने मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे गिरा दिया था और मेरी माँ बनने की खुशी मुझसे छीन ली थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं है। जब मैंने अपने माँ बाप से बात की तो उन्होंने भी आखिर यही कहा कि बेटी, अब वही तुम्हारा घर है और अगर तुम यहाँ वापस आ गई तो समाज की जहरीली बातें हम सह नहीं पाएंगे। मैंने रोते हुए उनसे कहा, तो क्या मैं ये सब झेलती ही रहूं, वहीं रहूं? पापा ने गहरी सांस लेकर कहा कि हम भी मजबूर हैं। तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे कभी बंद नहीं हैं, लेकिन दुनिया का मुंह हम बंद नहीं करवा सकते। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरे पति ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ जो किया वो जख्म कभी नहीं भरेगा। शांति की हालत अब भी बहुत खराब रहती है। उसे अपना कोई होश नहीं रहता। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या मैं इन सबको माफ़ कर दूं, क्योंकि मैं खुद भी एक पल के लिए सुकून महसूस नहीं कर पाती। एक रात मैंने सपने में देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथ फैलाकर मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोचने लगी कि शायद ये भगवान की तरफ से कोई इशारा है कि मैं सब्र कर लूं, या शायद इन लोगों को माफ कर दूं। पड़ोस की कुछ औरतों ने भी मुझे समझाया कि वक्त सारे जख्म भर देता है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वो आत्मा तक को पकड़ कर रख लेते हैं। घर का काम काज अब एक रूटीन में चलता रहता है। बाहर से देखने में सब कुछ साधारण लगता है, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका है। शांति अपने कमरे में ही कैद होकर रह गई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो आज मैं कितनी खुश होती। ये सोचकर मैं रोने लगती तो मेरा पति मुझे चुप कराता। मैं उससे कहती कि अगर तुम सच में मेरा दुख समझते तो यह दिन कभी नहीं आता जब तुमने मेरी कोख उजाड़ दी। वो सिर झुकाकर चुप रह जाता। ये सवाल आज भी मेरी आत्मा को झकझोरता है और शायद मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहेगा कि क्या मुझे अपने पति को माफ कर देना चाहिए, या ये पाप इतना बड़ा है कि मेरी आत्मा हमेशा इसके बोझ तले दबी रहेगी। क्या इसका जवाब मुझे उस दिन मिलेगा जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और भगवान के सामने पहुंचूंगी। दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए? इस कहानी का संदेश ये है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और इंसानियत से निभते हैं। ईर्ष्या, स्वार्थ और गलत सोच इंसान से उसके अपने ही रिश्ते छीन लेती है, जबकि हर अच्छे या बुरे कर्म का फल देर सवेर जरूर मिलता है। किसी भी महिला के साथ अन्याय करना, उसकी भावनाओं और मातृत्व का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई, दया और न्याय का साथ देना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूँ। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, जागरूकता और सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, नाम और स्थान काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई मेल हो जाए तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।